जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम अरब्स इन्वेजन्स ऑन सिंध एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अरबों ने सिंध के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया, कैसे आक्रमण किया और इन सारे आक्रमणों के प्रभाव क्या हुए भारत के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सिंध पर तो अरबों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन जो 3 मेजर आक्रमण थे इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो 643 ईस्वी में हुआ। ये खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ और उन्होंने एक सेना भेजी जिसका नेतृत्व उबैदुल्ला नामक सेनापति ने किया। इनका पर्पज़ था देवल के ऊपर अधिकार करना, देवल बंदरगाह के ऊपर अधिकार करना। वो गए लेकिन वो अपने काम में असफल हुए। और उसके बाद जो राजा दाहिर था, जो कि सिंध का राजा था, उन्होंने क्या किया, इसको बंदी बनाया। उसके बाद फिर इसका वध कर दिया। दूसरा आक्रमण हुआ था बुदैल के नेतृत्व में 660 ईस्वी में, जो कि बुदैल उस आर्मी के सेनापति थे। इनका भी पर्पज़ सेम ही था, देवल पर अधिकार करना। ये भी अनसक्सेसफुल है। एक्चुअली में मैं आपको ये बता दूं कि पहला जो आक्रमण हुआ था वो समुद्री मार्ग से हुआ था, दूसरा आक्रमण हुआ था स्थल मार्ग से, तीसरा जो आक्रमण था जो कि 711 ईस्वी में किया गया, ये मोहम्मद बिन कासिम जो कि इराक के गवर्नर हज्जाज के दामाद थे, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और इस टाइम में हज्जाज ने पूरी की पूरी तैयारी करने के बाद ही एक सेना भेजी ताकि देवल पर ये अधिकार कर सकें। ये इनका भी सेम पर्पज़ था, देवल पर अधिकार करना। ये गए और इस बार ये सफल हुए। तो इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो आक्रमण किए गए इसके रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहले चीज़, इतिहासकार कहते हैं कि इनकी जो भावना थी, साम्राज्यवादी भावना, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए सिंध विजय को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। पहला कारण तो ये हो गया कि वो सब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे। दूसरा चीज़, धन। अरब यात्रियों ने भारत भारत को शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा गया। तो ये सारी चीज़ें, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, ये सारी कहानियाँ जब अरब यात्रियों ने वहाँ के शासकों को सुनाई तो उनके अंदर एक लालच जगा ताकि हम भी वहाँ से जा कर के धन लाते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की शुरुआत कर देते हैं। तीसरा रीज़न था धर्म प्रसार। वो इस्लाम धर्म से रिलेट करते थे और उनका मकसद था इस्लाम धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। तो तीसरा रीज़न ये हमने देख लिया। ये तो 3 जो थे ये सेकेंडरी रीजन्स थे, लेकिन जो प्राइमरी रीज़न था इस अरबों का सिंध के ऊपर आक्रमण करने का, वो जो प्राइमरी रीज़न था वो ये था कि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने इराक के गवर्नर हज्जाज के पास श्रीलंका के कई अनाथ मुस्लिम लड़कियों और कई दासों को उनके पास गिफ्ट स्वरूप भेजा था। लेकिन क्या हुआ, जब ये समुद्री मार्ग से जा रहा था तो देवल बंदरगाह के यानी कि सिंध नदी के तट पर यानी कि उसके किनारे पर कई समुद्री डाकुओं ने इनको लूट लिया और इनका सामान अपने पास रख लिया। तो फिर श्रीलंका के राजा ने हज्जाज को व्हाट्सअप किया कि यार देख ऐसे से हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, हज्जाज ने राजा दाहिर को पत्र लिखा। तो राजा दाहिर ने ये कहा कि ये जो डाकू है ये ना तो हमारी प्रजा है और ना ही इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है। तो इन्होंने राजा दाहिर ने बिल्कुल सेवेज यानी स्वैग के साथ ये व्हाट्सअप करके फॉरवर्ड कर दिया उनको कि ये सब इनके ऊपर हमारा ना तो नियंत्रण है और ना ही ये हमारी प्रजा है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी के ऊपर जो इराक का गवर्नर था हज्जाज, वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, उसने ठान लिया कि देवल पर वो अधिकार करेगा, सिंध के राजा को सबक सिखाएगा और वो साम्राज्य अपने अंदर ले लेगा और वहाँ से जितना भी लूटा गया माल उसके द्वारा वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि अभी हमने देखा तीसरा जो आक्रमण था, जो तीसरा मेजर आक्रमण था, वो मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में किया गया और ये सफल हुआ। तो इन्होंने किस तरह से उन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ये देवल पहुँचे, ये जो रेड डॉट देख सकते हैं, पहले देवल पर इन्होंने अधिकार किया। उसके बाद फिर एक जगह और है जो कि इस मैप में नहीं दिया गया, जो कि निरून है। तीसरा ब्राह्मणाबाद, चौथा अरोर है और पांचवा मुल्तान। इन सारी चीज़ों पर आक्रमण किया और इन सारे हिस्सों से इन्होंने कई लोगों को मुस्लिम बनाया, जो नहीं बने उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं
ये है कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, और ये है सिंध के राजा राजा दाहिर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जिस वक्त इन्होंने आक्रमण किया उस टाइम में सिंध की स्थिति किस प्रकार की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंध के राजा दाहिर थे। इस राजवंश के जो संस्थापक थे वो बेसिकली चच नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने शूद्र नामक राजा सहसी का वध किया था। उनको मार डालने के बाद इन्होंने वो सत्ता अपने पास रख ली, यानी कि उसको मारने के बाद इन्होंने गद्दी हथिया ली। उसके बाद फिर जो सहसी की जो विधवा रानी थी उनसे इन्होंने शादी कर ली। सिंध के जितने भी प्रजा थी वो सब चच से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, उनके अंदर नाराज़गी थी, क्योंकि इन्होंने शूद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। बौद्ध लोगों के ऊपर चच ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जनता असंतोष से भरी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे चंद ने गद्दी संभाली। उसके बाद फिर दाहिर ने, चंद के बेटे थे दाहिर, राजा दाहिर। इनका जो अपने साम्राज्य के ऊपर जो था नियंत्रण था वो थोड़ा कम था, वो अपने साम्राज्य के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया करते थे। दूसरी रीज़न, राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कुछ खास नहीं थी। तीसरी चीज़, पड़ोसी राज्यों से मरुस्थल राजस्थान के बीच में मरुस्थल होने के कारण उनका बाकी राज्यों के साथ कोई अच्छा खासा कनेक्शन नहीं था, और ना ही उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के इस बारे में बताया कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है और मुझे सेना की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के बारे में राजा दाहिर ने अपने पड़ोसी को कुछ नहीं बताया। कई आक्रमण के बाद भी इन्होंने उचित प्रबंध नहीं किया, कोई भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं किया जिसकी वजह से इन सारे आक्रमणों से ये बच सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह, मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से सिंध के ऊपर आक्रमण किया और कैसे कैसे इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार ये करते चले गए। सबसे पहले हम देखेंगे ये मकरान तट के रास्ते से होकर के ये देवल बंदरगाह तक पहुँचे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देवल जैसे ही ये पहुँचे तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था जिन्होंने अपने देश के साथ विश्वासघात किया। उस ब्राह्मण ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि जब तक एक प्रसिद्ध मंदिर था तो वहाँ पर एक लाल झंडा लहरा रहा था। तो उस ब्राह्मण ने मोहम्मद कासिम को कहा कि जब तक ये झंडा फहराता रहेगा तब तक आप इस जगह को जीत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि जो हरा झंडा था उसको निकाल दिया, और उसके बाद फिर सिंध की जो जनता थी वो बेसिकली डर गई, जिसकी वजह से इन्होंने फिर से देवल के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस तरह से देवल बंदरगाह को जीत लिया। और इनके पास सैनिक भी बहुत ज़्यादा थे, यानी मोहम्मद बिन कासिम के पास जब ये युद्ध के लिए तैयार हुए तो इनके पास सेना बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया और उस देवल बंदरगाह को जीत लिया। उसके बाद वहाँ के जितने भी जनता थी उन सबको एक निर्देश दिया गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो। तो लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर मोहम्मद कासिम ने निर्देश दिया कि काम करो, सब जितने भी 17 वर्ष से ऊपर, यानी कि जिनका भी एज 17 साल से ज़्यादा हो रहा उन सबको मार दो, और जो भी बच्चे और स्त्री हैं उन सबको ले करके चलो। उसके बाद फिर उन्होंने एक शासक नियुक्त कर दिया देवल के ऊपर। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। उसके बाद फिर वो गए नीरून के पास। नीरून में राजा दाहिर का बेटा जयसिंह नियुक्त था, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम आ रहा, उसके बाद फिर राजा दाहिर ने जयसिंह को बुला लिया और एक पुरोहित यानी कि ब्राह्मण को उस नीरून का शासन का अधिकार उसके हाथों में सौंप दिया। तो इसी तरह जब वो वहाँ पहुँचा तो उस ब्राह्मण ने बिना कोई युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया और सत्ता उसके हाथ में दे दी। उसके बाद फिर मोहम्मद कासिम ने वहाँ पे एक शासक नियुक्त किया ताकि वो उसको चला सके। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर वो ब्राह्मणाबाद पहुँचा। यहाँ पर राजा दाहिर 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर चुका था। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें राजा दाहिर ने बहुत ही वीरता के साथ उनका सामना किया, लेकिन उसके बावजूद वो पराजित हुए, उनका वध कर दिया गया। उसके बाद फिर उनकी जो पत्नी थी वो सामने आई। उन्होंने 15,000 सैनिकों के साथ इन सबका मुकाबला किया, लेकिन उसके बावजूद वो पराजित हो गई। उसके बाद फिर इस तरह से ब्राह्मणाबाद भी मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल और साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत आ गया। इनके ऊपर भी उनका अधिकार हो गया। उसके बाद फिर इसके ऊपर भी शासक नियुक्त करने के बाद वो आगे बढ़े। अरोड़ जो कि सिंध की राजधानी थी, फिर वो लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर भी सेम हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़े।
मुल्तान की कहानी ये है कि जब वो मुल्तान पहुँचे तो मुल्तान में एक व्यक्ति था, उसने भी विश्वासघात किया, क्योंकि सिंध की जो जनता थी वो बेसिकली उनके अंदर बहुत नाराज़गी भरी हुई थी शासक के प्रति, और वो चाहते थे कि ये शासक चेंज हो जाए। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि जैसे ये मुल्तान पहुँचे तो एक व्यक्ति ने बताया कि ये जो जल प्रवाह यानी कि जो ये जो पाइपलाइन जा रही है जिसके थ्रू ये पानी महल में जा रहा है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो आप मुल्तान को आराम से जीत सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पानी सैनिकों को नहीं मिल सका, जिसकी वजह से सैनिक परेशान हो गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस वजह से मुल्तान उनके हाथों में आ गया। मुल्तान से इन्हें इतना सारा सोना मिला जिसकी वजह से इन्होंने मुल्तान का नाम स्वर्णनगर कर दिया। ठीक है, हम ये चीज़ देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे कासिम, जो कि जिसने इतने बड़े साम्राज्य को यूं ही ख़त्म कर दिया और अपना साम्राज्य विस्तार करते चला गया। तो इसके बाद इतिहासकार कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बारे में बहुत ज़्यादा विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कई विद्वान, मैक्सिमम विद्वान जो कि हिस्टोरियन हैं, वो ये मानते हैं कि कासिम ने दाहिर की जो 2 बेटियों को, सूर्या देवी और परिमल देवी को, उन्होंने खलीफा के पास भेज दिया था। तो इन 2 लड़कियों यानी कि राजा दाहिर की बेटियों ने क्या किया, वो गवर्नर के पास गई और गवर्नर को ये कहा कि मोहम्मद कासिम ने हमें आपके पास हमारा कौमार्य भंग करके भेजा। कौमार्य का मतलब आप समझ जाओ यार। ठीक है, जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि जैसे ही कासिम ने देवल पर पहला अधिकार किया था, उसके बाद से इसका जितना भी लूटा हुआ सामान था, जितने भी दास थे, जो भी स्त्रियां थीं, वो सब, और लूटा हुआ माल का 20% वो सब उन्होंने हज्जाज को भेज दिया था। उसी टाइम में ये दाहिर की 2 बेटियां, सूर्य देवी और परिमल देवी, भी उनके साथ ही गई थी, जिसके वजह से उन्होंने वहाँ पर भी अपना स्वैग दिखाया, और ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन, जिसके वजह से हज्जाज ने मोहम्मद कासिम को मरवा दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।